दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फार्मेसी फील्ड में 2022 में कौन सी वो नए प्लेयर्स है जहां पे आपको ज़्यादा जॉब मिलेगी, यानी वो कौन सी फील्ड्स है जहां पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस साल वहां पे ज़्यादा क्रिएट होंगे। हम लोग डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पुराने प्लेयर्स को हम लोग डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे कि पीवी हो गया, पीवी में ज़्यादा जॉब निकलती है, ये है वो है, ये नहीं डिस्कस करेंगे। नए प्लेयर्स को डिस्कस करेंगे, नई फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस यूट्यूब चैनल को तो मेक श्योर करना आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। दूसरी बात कि आपके कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं 100% गारंटी कि आपकी क्लास का कोई ना कोई ग्रुप होगा व्हाट्सअप का, तो इस वीडियो को आपकी व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपके जो दोस्त है उनके साथ भी हम लोग बात करेंगे कर पाएंगे, आपके दोस्तों को पता चलेगा एग्जैक्टली फार्मेसी फील्ड में क्या हो रहा है। अब लोग हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी वो फील्ड्स है जहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। अब ये टॉपिक को हम एक फील्ड को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नई फील्ड है, इसका नाम है दोस्तों मार्केट रिसर्च फील्ड। अब मार्केट रिसर्च फील्ड क्या होती है दोस्तों? देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई बनाना यही एक इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। उनके पास दवाई बनाने के अलावा उस दवाई को मार्केट में बेचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए मैंने आपको हमेशा से पहले भी वीडियोस में कहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी दो अलग अलग साइड्स होती है। एक वो साइड है जहाँ पे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव वाले लोग जो है वो डॉक्टर्स को या फिर शॉप्स को विजिट करते हैं, उन्हें दवाएं बेचते हैं और उनकी सेल्स बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये भी होती है जहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर कौन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आपकी भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम दोनों सेम दवाई बनाते हैं। आप दुनिया के 50 देशों में आपकी दवाई बेचते हो और मैं भी दुनिया के 50 देशों में मेरी दवाई बेचता हूँ। तो हर एक कंट्री में आपकी दवाई की जो प्राइस होगी वो अलग होगी, डेफिनेटली अलग होगी। देखो, अगर आप अमेरिका में बेच रहे हो तो वो दवाई की प्राइस डॉलर्स में होगी, इंडिया में बेच रहे हो तो उस दवाई की प्राइस रुपीज़ में होगी। करेंसी डिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से प्राइजेस भी बहुत अलग अलग होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हर एक कंट्री के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, मलेशिया वगैरह, इन ऐसी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने कुछ सालों पहले दवाई के प्राइजेस बहुत ड्रास्टिकली कम किए थे। यूएसए ने भी कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि उन्होंने भी अपनी दवाई के प्राइजेस कम किए थे। इस वजह से क्या होता है कि दवाई की प्राइजेस जो होते हैं वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं। और अगर आप सिर्फ कंपनीज की बात करोगे तो 50,000 से भी ज़्यादा कंपनीज इस पूरी वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज एग्जिस्ट करती है। आई गेस ये नंबर इससे भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में अगर इतनी सारी कंपनीज इतनी सारी दवाई बना रही है तो अपनी दवाई कौन से मार्केट में जा रही है, कौन सी कंट्री में जा रही है, और उसको अगर हमें बेचना है तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ कॉम्पिटिटर रिसर्च जैसे चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पे ही बात आती है मार्केट रिसर्च फील्ड की। ये वो लोग नहीं है जो मार्केट में जाकर घूमते हैं, लोग को दवाई बेचते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत डिफरेंट सोर्सेज से, और इस डेटा को कंपाइल करके ये लोग मार्केट में अपने अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है इसको बेचने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है इसके ऊपर काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कंपनीज की बात करोगे, जैसे यूएसए में एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल फर्म है जॉनसन एंड जॉनसन, या फिर इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज या फिर सन फार्मा जैसी कंपनीज है, बहुत जायंट कंपनीज है। इनके प्रोडक्शन इतने बड़े होते हैं, अलग तरह कंट्रीज में इनकी दवाई बेची जाती है। तो उनके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी दवाई की प्राइजेस क्या रखनी है उस कंट्री में जाने के बाद। इसलिए मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट इंडिया में तो हालांकि बहुत नया है, लेकिन ये फील्ड पीवी जैसा ही अभी इस फील्ड में है, बहुत छोटा सा फेज में है, लेकिन मुझे बहुत गारंटी है कि आने वाले 3-4 सालों में ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। इसलिए ये जो फील्ड है आपके लिए रडार के ऊपर हमेशा होना चाहिए। एटलीस्ट इस साल के बाद जितने सारे बच्चे आ रहे हैं सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में जो लोग बच्चे हैं, इनके लिए ये फील्ड बहुत नई है, लेकिन ये फील्ड आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होती हुई दिख सकती है। दूसरी जो फील्ड है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, ये फील्ड और इसके थर्ड नंबर की जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी नंबर पे मैंने रखा है सैस प्रोग्रामर। हालांकि ये जो फील्ड है ये हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद ये फील्ड थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एज अ फ्रेशर थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे एज अ सैस प्रोग्रामर कुछ काम करना, लेकिन फील्ड भी ये फील्ड आपके रडार पर होनी चाहिए। सैस प्रोग्रामिंग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी पार्ट होता है। तो इसलिए ये फील्ड आपके रडार पर होनी चाहिए। इसके लिए हमने चैनल के ऊपर प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन भी किया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। थर्ड नंबर की जो फील्ड है इसका नाम है दोस्तों क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ये जो फील्ड है दोस्तों हालांकि पीवी के साथ ही कहीं ना कहीं आई थी, लेकिन ये फील्ड पीवी जैसी इतनी बड़ी नहीं हो पाई जितनी पीवी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हर एक के मुंह के ऊपर पीवी का नाम होता है, वैसे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का इतना नाम नहीं होता। हालांकि लोग जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन अगर 100 जॉब निकल रही है तो या फिर 100 लोग
डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें से 90 लोग पीवी के डिस्कस करते हैं और 10 लोग क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए ये जो फील्ड है ये इसके लिए भी ग्रोइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड में नहीं आ रही है, ऑटोमेशन भी, बहुत सारे टूल्स भी, तो इसलिए ये भी फील्ड आपके रडार पर इस साल होनी चाहिए। नंबर 4 फील्ड है जहाँ पे मैंने 2019 में जब ज्वाइन किया था, ये फील्ड था तब बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था इस फील्ड के बारे में, लेकिन ये फील्ड भी बहुत बड़ी हो चुकी है। इस फील्ड का नाम है दोस्तों ETM, जिसे लॉन्ग फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल बोला जाता है। ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो इंडिया में एंटर हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अपना काम इंडिया के लिए आउटसोर्स किया है, जिसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए IQVIA या फिर कोवांस या फिर TCS जैसी कंपनीज ETM के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है। तो इसलिए ये चौथी फील्ड भी आपके रडार पर होनी चाहिए इस साल के लिए। ये 4 फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स है, लेकिन ये 4 वही फील्ड है जिनको ग्रोइंग की अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप अभी बचा हुआ है। जो एक सैचुरेशन लेवल होता है या फिर एक स्कोप होता है एक फील्ड का एक लेवल तक जाने का, इन चारों फील्ड्स को अभी तक बहुत आगे जाना है। इसलिए इन फील्ड्स में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और हमें वक्त के साथ थोड़ा बदलना भी चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड को अपना अपना कुछ टाइम स्पैन होता है। जैसे पीवी का था 2015 से लेकर 2020 तक बहुत बड़े लेवल पर ये फील्ड ग्रो हो पाए। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैचुरेशन इस फील्ड में आ गया, अभी फ्रेशर्स की ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकल रही है, अभी 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग की वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा निकल रही है। लेकिन पीवी का इतना बड़ा जायंट अभी हो चुका है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती है वैसे भी। लेकिन पर्सनली मुझे कहूँ, मैं पर्सनली अगर प्रेफर करना चाहूँ तो मैं उस फील्ड को प्रेफर करूंगा जहाँ पे ग्रोइंग की थोड़ी ज्यादा चांसेस हो, जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा उसको बचा हुआ। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं एम कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए आप मैक्सिमम लाइक शेयर करोगे, और उसके साथ इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और हाँ, एंड में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मेरा यूजर नेम है विशाल वाबली 14, आप वहाँ पे भी मुझसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं अलग तरह से मेरे जिम के वगैरह रील्स डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।